Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, और इसमें से आज हम टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल जो है, वैलेंस शेल जो है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, और वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। यानी एटम का मतलब ही गैसियस फॉर्म में होता है जब दूसरे एटम के साथ उसकी कोई अट्रैक्शन ना हो, यानी एटम सिंगल हो, तो उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम है, सोडियम जब एटॉमिक फॉर्म में है तो इसमें से इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। ये सोडियम है। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हमने रेड कलर से शो किया है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। अब देखें, वैलेंस शेल जो था वो खत्म हो गया क्योंकि उसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट है, अगर एक से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हों तो एलिमेंट्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल हैव मोर देन 1 वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि देखें, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम की 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी। नंबर 1, मैग्नीशियम जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, 1451 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर की पुल ज्यादा, न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा, और साइज के छोटा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इसके फैक्टर्स देख लें, एक है एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ द सबशेल। एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती है, क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से दूर होंगे, उतना ही उनको निकालना आसान होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मुराद है न्यूक्लियस की पुल इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी, साइज बड़ा होगा, और साइज के बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। नेचर ऑफ द सब शेल या तो फुल फिल्ड होता है, या हाफ फिल्ड होता है, या पार्शली फिल्ड होता है। फुल फिल्ड सब शेल जैसे नोबल गैसेस में होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड सब शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। हाफ फील्ड में निकालना उससे थोड़ा आसान, और पार्शली फील्ड में से निकालना उससे भी आसान होता है। यानी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में से थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब अगर हम ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी चेक कर लें, तो फैक्टर्स हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट है, नंबर ऑफ शेल्स हैं, इसी तरह एटॉमिक रेडियस भी हम कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन दी ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। डाउन दी ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से मुराद है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो उनको निकालना
आसान हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। इसी तरह ग्रुप में साइज भी छोटा होता है। ग्रुप में साइज छोटा होगा, सॉरी ग्रुप में साइज बड़ा होता है, तो ग्रुप में साइज के बड़ा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में कम हो जाएगी। अगर हम पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है और नंबर ऑफ शेल्स हैं। इसी तरह एटॉमिक रेडियस भी हम ले सकते हैं। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, पीरियड्स में हमेशा ज्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका मतलब है पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस कम होगा। हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस वाला फैक्टर भी ले सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप ये पीरियड्स में कांस्टेंट रहते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ आप एटॉमिक रेडियस वाला भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम कम होती है, लेकिन फ्रॉम बॉटम टू टॉप ज्यादा होती है। अक्रॉस द पीरियड भी ज्यादा होती है। और अगर हम लेफ्ट बॉटम से राइट अपर कॉर्नर की तरफ जाएं तो तब भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है। इससे ज्यादा किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो देखें हाइड्रोजन और हीलियम है फर्स्ट पीरियड में, तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है। दूसरा पीरियड लिथियम से शुरू होता है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की है क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। लेकिन बेरिलियम के बाद बोरोन की कम होगी क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है P1। P1 कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है, 2s2 स्टेबल है। इसका मतलब है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी स्मूथली ज्यादा नहीं होती, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, अब नॉर्मल ट्रेंड है। अब दूसरे और तीसरे में से तीसरे की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्यों? अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन तीसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी बोरोन वाले की। फिर बढ़ना शुरू होगी, पांचवें ग्रुप पे चले गए नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की और ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन स्टेबल है, ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन P4 होती है, वो स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब है दो जगह पर आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में प्रॉब्लम है, दूसरे और तीसरे ग्रुप में, पांचवें और छठे में। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि दूसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं हुई है, ये तो अपनी जगह पर है, तीसरे की कम हुई है, तो इसका मतलब है जो एबनॉर्मल ग्रुप है वो तीसरे वाला है। इसी तरह पांचवें और छठे में से छठे की कम हुई है, पांचवें की ज्यादा नहीं हुई, तो एबनॉर्मल ट्रेंड जो है वो छठे का है। अगर आप थर्ड पीरियड में भी देखेंगे तो थर्ड पीरियड में भी दूसरे और तीसरे ग्रुप में और पांचवें और छठे में प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखें दूसरे और तीसरे में इसकी कन्फिग्रेशन स्टेबल है 3s2, लेकिन इसकी स्टेबल नहीं है, P1 है। P ना हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है, तो इसका मतलब है ये स्टेबल नहीं है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। फिर बढ़ती जाएगी, नाइट्रोजन की ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन फिर थोड़ी सी कम स्टेबल है। क्यों? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गई हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल ग्रुप हैं वो दो हैं, एक थर्ड वाला और एक 6 वाला है। ये दूसरा जो पांचवा ग्रुप है वो अब नॉर्मल नहीं है क्योंकि दूसरे की ज्यादा नहीं हुई, तीसरे की कम हुई है, पांचवें की ज्यादा नहीं हुई, छठे की कम हुई है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।